जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम करने वाले हैं जो हमने कल पार्ट पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला जो बच्चों पार्ट पढ़ा था। आज हम उस पार्ट के सारे पाठगत प्रश्न हल करने वाले हैं। ठीक है, जो किताब आपकी बुक है उसके जो बीच में पट संख्या पर क्वेश्चन दे रखे हैं मध्य में, वो भी सारे के सारे हल करेंगे। और जो आपके अभ्यास प्रश्न हैं, अभ्यास, वो भी आपके सारे के सारे मैं आपको एकदम यहाँ पर लाइव स्क्रीन पर कराने वाला हूँ। तो नो टेंशन, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सारा पाठ मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, अच्छा पार्ट अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे जो बेसिक के 3 और 6 इस पहले पार्ट के क्लास देखो, उसके बाद में आप है वो प्रश्न हल करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो बच्चों पहले क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं और पहला सवाल 2 रुपया का। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कोई वो केबीसी नहीं चल रही है। तो अब चलते हैं भाई, पहला सवाल आपके सामने मैंने पेश किया है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो भाई वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? आपको पता है, मैंने बताया था Mg की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है? MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी जब मैग्नीशियम को हम खुला छोड़ देंगे तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कर क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यानी मैग्नीशियम रिबन पर किसकी परत चढ़ जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाएगी। अब इन दोनों परतों को, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए हमें इस मैग्नीशियम रिबन को साफ करना पड़ता है। तो चलो हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है उत्तर में? ठीक है, तो उत्तर में मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए। मैंने बताया था ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत कब बनती है? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और वो परत को हटाने के लिए हमें मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं रेगमाल से। अब मैग्नीशियम रिबन की परत कब बनती है? जब मैग्नीशियम वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। और कार्बोनेट की, मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत कब बनती है बच्चों? जब ये यहाँ पर CO नहीं है, यहाँ पर CO2 है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है। के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। यानी अब इनको हटाने, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत को हटा देंगे तो मैग्नीशियम रिबन है वो आसानी से जलने लगेगा बच्चों। ठीक है, तो जला दिया हमने किसको? मैग्नीशियम रिबन को। तो अब बात करते हैं अपन किसकी? प्रश्न संख्या नंबर 2 की। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या नंबर 2 क्या कहती है? प्रश्न नंबर संख्या 2, और यह सवाल आपके लिए 1 रुपया का, क्योंकि यह सवाल बहुत ही गजब है इसलिए मैंने ज़्यादा रुपया बताया है। ठीक है, तो इस सवाल है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो बताओ मुझे बच्चों, क्या आप इन अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हो? मैंने सिखाया था आपको। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहोगे सर ये कैसे संतुलित करें? तो मेरे प्यारे बच्चों, इन अभिक्रियाओं को पहले हमें समीकरण के रूप में लिखना होगा, क्योंकि ये समीकरण के रूप में नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H2 लिखेंगे, Cl क्लोरीन का Cl2 लिखेंगे, और इन दोनों से क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बनेगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा? हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें पहले इन अभिक्रियाओं को समीकरण में, रासायनिक समीकरण में बदलना पड़ेगा, फिर इन समीकरणों को संतुलित करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपन। तो हाइड्रोजन क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। सोडियम की हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, सोडियम क्या है? धातु है। जब धातु की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो चलते हैं अपन किसकी ओर? उत्तर की ओर। तो अब आपको दिख रहा है, ठीक है, H2Cl2 से क्या बन रहा है? HCl बन रहा है। तो अब इसको संतुलित करने के लिए देखो, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। क्लोरीन की संख्या भी 2 है। तो यहाँ पर HCl के आगे हमने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। तो ये अभिक्रिया क्या हो चुकी है? हमारी संतुलित हो चुकी है। आगे बात समझ में? तो अब करते हैं, इसी प्रकार हमने क्या लिखा था? BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे मैं इनको इनके आगे लगा देता हूँ, जैसे
यहाँ पर मैं इन अभिक्रियाओं को थोड़ा हटा देता हूँ, जहाँ पर लगा रखे हैं उनको हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं इस अभिक्रिया को। अब इसको क्या करना है, हमें संतुलित करना है। तो देखो, अब आपको दे रखा है बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4। अब Al2SO4 कैसे बना है, सल्फेट की संयोजकता 2 होती है, वो एल्यूमिनियम के पास आ गई, एल्यूमिनियम की 3 है, वो यहाँ पर SO4 के साथ चली गई। ठीक है, अब इससे बना बेरियम है वो सल्फेट के साथ जुड़ गया, एल्यूमिनियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़ गया, तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। अब इस अभिक्रिया को हमें करना है संतुलित। ठीक है, इस अभिक्रिया को हमें करना है बच्चों संतुलित। अब कैसे करते हैं, बेरियम की संख्या अभिकारक में 1 है, तो इधर भी उत्पाद में भी 1 है। क्लोरीन 2 है, तो इधर कितने हैं, 3 है। एल्यूमिनियम 2 है, इधर कितने, 1 है, तो यहाँ पर कितने हैं, 1 है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो एल्यूमिनियम में 2 गए, इधर भी 2 गए। लेकिन ये 2 एल्यूमिनियम के साथ साथ किसके साथ जुड़ेंगे, ये क्लोरीन के साथ भी जुड़ेंगे। तो ये जो क्लोरीन 3 है पहले से, वो इस 2 से गुणा होगा, तो कितने हो जाएंगे क्लोरीन, क्लोरीन की संख्या हो जाएगी बच्चों 6। ठीक है, यहाँ पर सल्फर की कितनी है, इसकी कितनी है, एस की, तो एस सल्फर की संख्या है यहाँ पर 3 है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये 3 बार कोष्टक के बाद जो 3 जुड़ा हुआ है, ये सल्फर के साथ भी गुणा करता है और इस ऑक्सीजन के साथ भी गुणा करता है। तो यानी 3 सल्फर है और 12 ऑक्सीजन है। तो अब क्या करना है हमें, ऑक्सीजन को 12 करने के लिए क्या करेंगे, 3 सल्फर बनाने के लिए यहाँ पर बेरिलियम सल्फर 3 बनाने के लिए यहाँ पर बेरिलियम क्या क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, और 3 सल्फर हो गए, 3 बेरिलियम हो गए, और 3 चौक 12, 12 क्या हो गई, ऑक्सीजन हो गए बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर बेरिलियम यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो इस प्रकार ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। देखो 3 यहाँ पर लगा दिया, 3 यहाँ पर लगा दिया, 2 यहाँ पर लगा दिया। तो आपको मैंने सिखाया संतुलित करना, तो आप फिर से संतुलित कर लेना आप अच्छी तरीके से। हमारी तीसरी अभिक्रिया है वो जब हमने किसकी कराई थी, सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ कराई थी, तो क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस बनी थी। अब सोडियम 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर कितने हाइड्रोजन 3 है, 1 H यहाँ पर, 2 H यहाँ पर है, ऑक्सीजन 1 है, इधर भी 1 है। तो हाइड्रोजन की संख्या बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर बराबर करने के लिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 थे, 2 यहाँ पर लगा दिया, तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 ये हो गए, 4। ठीक है, यहाँ पर H2O था, H2O के आगे 2 लगा दिया, तो 4 H2 हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गई, 2 N यहाँ पर हो गए, तो 2 यहाँ पर हो गए, बराबर ये अभिक्रिया। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया हमारी क्या हो चुकी है, तीनों की तीनों अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेतों के साथ रासायनिक संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, तो संतुलित समीकरण हमें लिखना है। ठीक है, क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको बच्चों, यहाँ पर जो पहली अभिक्रिया है कि जल में बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। यानी जो इसमें लिख रखा है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, तो BaCl2 लिख दो। ठीक है, और सोडियम सल्फेट Na2SO4 लिख दो। ठीक है, और आपको दे रखा है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl लिख दो, और अघुलनशील बेरियम सल्फेट BaSO4 लिख दो। ठीक है, जैसे आपको मैं समीकरण दिखाता हूँ, ये रहे आपके उत्तर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, और BaSO4 बेरियम सल्फेट, यानी बेरियम क्लोराइड
है, जो बेरियम है वो किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ और सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्या बना लेंगे, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। यानी आयनों का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा, क्योंकि बेरियम की संयोजकता प्लस में होती है, सल्फेट के माइनस में, सोडियम के प्लस में, क्लोरीन के माइनस में, तो आपस में क्या कर लेंगे, आदान प्रदान अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक है, अब इनको कर दो संतुलित। तो संतुलित करना है तो क्या करना है हमें, सोडियम की संख्या देखो, जो बेरियम है वो कितने, एक है, इधर भी एक बराबर है। क्लोरीन कितनी है, दो है, इधर कितने, एक क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे क्या पहले क्या था, NaCl 2 ये नहीं था, तो यानी एक क्लोरीन था, तो यहाँ पर हमने आगे क्या लगा दिया, ये 2 लगा दिया। ठीक है, ये 2 आपको दिख रहा है, ये 2 लगा दिया, तो 2 Na हो गए और 2 Cl हो गए। तो इस प्रकार Na भी क्या हो गए, 2 बराबर हो चुके हैं, और Cl भी क्या हो चुके हैं, 2 बराबर हो चुके हैं। ठीक है, S 1 है, इधर भी 1 है, सल्फर ऑक्सीजन 4 है, तो इधर भी 4 है। यानी ये विक्रिया क्या है, हमारी संतुलित भी हो चुकी है, और ये एक रासायनिक समीकरण के रूप में हमने लिख भी इसको दी है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं जो दूसरी विक्रिया थी, दूसरी विक्रिया आपको दिख रही है, ये रही। ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये रहा, से अभिक्रिया कर कर सोडियम क्लोराइड, ये रहा आपका NaCl का विलयन तथा जल बनाते हैं, ये रहा आपका जल H2O। ठीक है, तो अब देखो ये विक्रिया हमने लिख दी, कैसे बना आपको पता है, हमने एक उदासीनीकरण अभिक्रिया की थी। ठीक है ना, यानी अम्ल के विक्रिया सारे के साथ कराते हैं, सॉरी हाँ, अम्ल के विक्रिया सारे के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनता है। ठीक है ना, लवण और जल बनता है। ठीक है, ये जो पार्ट नंबर 2 है उसमें है बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो अब ये विक्रिया मुझे बताओ संतुलित है कि नहीं। देखो सोडियम की संख्या 1 है, इधर भी उत्पाद में भी 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 1 ये रही और ये रही, 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, Cl 1 है, इधर भी 1 है। यानी यह विक्रिया पहले से बच्चों क्या है, संतुलित है। यह विक्रिया पहले से ही क्या है, संतुलित है। ठीक है, अब NaOH प्लस HCl से NaCl प्लस H2O कैसे बनाए, मैंने आपको बताया था, Na की संयोजकता प्लस में, OH के माइनस में, H के प्लस में, Cl के माइनस में, तो इसका प्लस है इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ अभिक्रिया करेंगे तो NaCl और H2O बनेगा। बच्चों चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों, खंड 1.2 प्रश्न संख्या 11 पर, आपका जो किताब है उसकी प्रश्न संख्या 11 पर क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ अक्स, यानी इस पर क्या दे रखा है, पदार्थ दे रखा है अक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। अक्स है, आपको दे नहीं, जो पदार्थ है वो दे नहीं रखा है, आपको उसका क्या दे रखा है, आपको खोज करनी है। आपको एक नाम दे रखा है, अक्स दे रखा है कि उसका प्रयोग सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है, तो उस पदार्थ अक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो मैंने आपको बताया था सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कहोगे सर कली का उपयोग किया जाता है, कली। ठीक है, यानी जिसका नाम क्या मैंने बताया था, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, मैंने इसको नाम बताया था। तो इसका बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या बताया था मैंने, CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये तो अक्स का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का नाम क्या हो जाएगा, पदार्थ का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CaO। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, ऊपर एक में, यानी एक में लिखे पदार्थ अक्स यानी CaO की अभिक्रिया जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो यानी दूसरे में आपको दे रखा है, दूसरे में जो अक्स CaO दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया जल के साथ करानी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब इस बिना बुझा हुआ बिना बुझा हुआ जो क्या बोलते हैं इसका चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है, इसको जब जल में मिलाते हैं तो क्या क्या बनता है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, यानी CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, जो क्या करते हैं हम दीवारों पर लगाते हैं। ठीक है, जैसे अब ये रहे आपके उत्तरों के सवाल, जो प्रश्न उनके उत्तरों के सवाल। ठीक है, उत्तर दे रखे हैं। जैसे पहला है, जो पदार्थ अक्स है उसका नाम है बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, जिसका ठीक है पदार्थ है अक्स बिना बुझा हुआ चूना, और इसका सूत्र क्या है, CaO। ठीक है, अब CaO की अभिक्रिया जल के साथ इस प्रकार होती है कि CaO की अभिक्रिया जल के साथ कराते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या बच्चों, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम है बुझा हुआ चूना।
ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझा हुआ चूने की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त होता है। मैंने आपको एकदम शानदार तरीके से ये समझाया था, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है, समझ लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक दे रखा है आपको बकवास सा क्वेश्चन, क्रियाकलाप 1.7 में यानी ये क्रियाकलाप दे रखा है कि एक प्रखंड में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो आपको दे रखा है एक प्रखंड है, ठीक है, में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है। तो आप क्या है, हमें इसमें क्या करना है, इसमें आपने देखी होगी H2O यानी ऑक्सीजन H2O। अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की कितनी, 1 है। तो हाइड्रोजन की संख्या किससे दोगुनी है, ऑक्सीजन से दोगुनी है कि नहीं है। तो बस ये आपको उत्तर में लिखना है बस, ठीक है। तो यानी एकत्रित गैस ऑक्सीजन की मात्रा से क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन दुगुनी हो जाएगी। ये आपका ऐसे ये एक डायग्राम दे रखा है आपको, इस ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। जल का विद्युत अपघटन, ठीक है, जल का विद्युत अपघटन, ठीक है। ये कहाँ काम आएगा ये डायग्राम, एक हमने अभिक्रिया पढ़ी थी अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया में हमने पढ़ा था विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, तो उसमें ये डायग्राम आएगा, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो बैटरी होती है उसका स्विच होता है, एनोड और कैथोड 2 भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एनोड पर क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। यानी जो जल होता है ना, जल वो 2 भागों में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो जल 2 भागों में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, अपघटनीय अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो ये कोई खास आपका सवाल नहीं है। तो मेन सवाल यहाँ पर स्टार्ट होता है, ये आपके लिए अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। मैं जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे वो आपको साथ में 3 स्टार लगाता रहूँगा, आप नोट करते रहिएगा बच्चों, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 15 पर आपको दे रखे हैं, एक सवाल दे रखा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इस प्रश्न के आप 3 स्टार लगा लेना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। इसका उत्तर देखो आप फटाफट। जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट, ठीक है, यहाँ पर जो CuSO दे रखा है ना, यहाँ पर 4 O लगेगा ऑक्सीजन के साथ, यानी CuSO4, ये फॉर्मूला होगा कॉपर सल्फेट का। यहाँ पर थोड़ा क्या है, 4 नहीं लगाया है, गलत थोड़ा सा है ना, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन मैंने कैसे बताया आपको, नीला रंग का होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन कैसा होता है, नीले रंग का होता है। विस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था, ठीक है। डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो F यानी लोहा, Cu यानी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है, और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। इसकी अभिक्रिया इस प्रकार होती है, ठीक है। तो मैंने जो विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ी थी कि जो लोहा होता है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको जब डुबाया जाता है लोहे की कील को, तो ये कॉपर सल्फेट को, इस कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यहाँ से हटा देता है, ठीक है। और ये खूब जो संयम है वो इसके सल्फेट के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, FeSO4 आयरन सल्फेट बना लेता है, जो कैसा होता है, हल्का हरा रंग का होता है। यानी कॉपर सल्फेट नीला था, जब कॉपर को हटा दिया तो रंग कैसा हो गया, विलयन का हल्का हरा हो गया, जो आपको मैं चित्र में अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, यानी ये नीला रंग का था कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ये जो CuSO4 था कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब इसमें जब लोहे की ये कील डाली, जो लोहे की कील डली हुई हैं, ये डाली तो इसका रंग कैसा हो गया बच्चों, हरा हो गया। जो कॉपर सल्फेट का रंग था वो कैसा हो गया, हरा हो गया। तो इस लोहे की कील यानी लोहा आयरन Fe ने इस कॉपर सल्फेट के नीले रंग को किस में बदल दिया, हरे रंग में बदल दिया। तो आप ये चित्र देखकर समझ चुके होंगे कि जो लोहे की कील है वो कॉपर सल्फेट विलयन में डालने से कॉपर को लोहा है वो विस्थापित कर देता है, और FeSO4 आयरन सल्फेट बनता है, जो हरा रंग का होता है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि प्रश्न ये दे रखा है उसी में, यानी क्रियाकलाप 1.10 में विभिन्न
भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो विस्थापन अभिक्रिया का द्विविस्थापन अभिक्रिया मैंने आपको समझाया था, जिसमें दो बार आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों इसमें क्या दे रखा है, PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट दे रखा है। Pb का अर्थ Pb है वो लेड किसको बोलते हैं, सीसा को। शीशे का था दिल मेरा, वो आपने गाना सुना है। तो Pb किसको बोलते हैं, लेड यानी सीसा, क्या होता है, लेड। ठीक है, अब शीशा होता है। अब इसके अभिक्रिया नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट। ठीक है, इसके अभिक्रिया जब HCl अम्ल के साथ कराते हैं, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो अब इसमें मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है, इसमें Pb और NO3 और H और Cl इनकी क्या देखनी है, हमें संयोजकता देखनी है। अब Pb क्यों होती है बच्चों, Pb होती है, इसकी संयोजकता प्लस में होती है क्योंकि ये धातु होती है, जबकि Cl क्लोरीन की क्या होती है, माइनस में होती है। जो H आपको दे रखा है इसकी संयोजकता प्लस में होती है। ठीक है, और NO3 दे रखा है इसके माइनस में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार प्लस माइनस आपस में क्या करेंगे, विक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैंने आपको बताया था ना सीधा ट्रिक कि यानी प्लस माइनस आपको लगाना है और आपको इसका प्लस इसके माइनस के साथ, ठीक है, विक्रिया करेंगे और इसका प्लस है H, जब वो इसके NO3 माइनस के साथ विक्रिया कर लेगा तो क्या बन जाएगा, PbCl2 और यानी लेड क्लोराइड अम्ल बन जाएगा और HNO3 नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। इसको फिर संतुलित कर दो, H के आगे यहाँ पर 2 लग जाएंगे, इस H के आगे यहाँ पर 2 लग जाएंगे और विक्रिया क्या हो जाएगी हमारी, संतुलित। और ये क्या है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो चलते अपन क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। इसमें आपको बच्चों क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। अपचयित और उपचयित मैंने ये अभिक्रिया बताई थी ना आपको, ठीक है, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, कल वाली क्लास में बताई थी रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया कौन सी है, उपचयन यानी जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, तो यहाँ पर सोडियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है और सोडियम है के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी सोडियम का क्या हुआ यहाँ पर, उपचयन हुआ, यानी उपचयित हुई है, सोडियम क्या हुई है, उपचयित हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या हो रहा है, इस कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो यानी इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल कर क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो यानी इस कॉपर से क्या निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई। तो इस कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी अपचयित हुई है। जबकि हाइड्रोजन पहले यहाँ पर अकेली थी और इसके साथ अब उत्पाद में क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन और जुड़ गई, यानी हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, यानी उपचयित हुई है। हाइड्रोजन क्या हुई है बच्चों, उपचयित हुई है। बस ये बातें आपको लिखनी है और अभिक्रिया को संतुलित आपको देख रही है, संतुलित कर रखी है और आपको कर लेनी है। ठीक है, जो यहाँ पर देख लो यही लिख रखा है, इस अभिक्रिया में सोडियम यानी NaO में क्या हो रही है, उपचयित हो रही है, Na2O में क्या हो रही है, उपचयित हो रही है, क्योंकि सोडियम के साथ कौन संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या हो रहा है आपको दिख रहा है, 7 रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है ये, मैंने कराया भी है आपको। ठीक है ना, वही इन प्रश्नों में बार बार वही बातें रिपीट होगी जो मैंने आपको करा दी है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन। ठीक है, और इसका हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी किसकी, ऑक्सीजन की। तो इस प्रकार ये अपचयन है। तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी बच्चों। चलते अपन, तो बच्चों आपके जितने जो बदे में क्वेश्चन दे रखे थे वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो अभ्यास प्रश्न है, यहाँ से अभ्यास प्रश्न, ये जो अभिक्रिया दे रखी है यहाँ से अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। यानी अब जितने भी हम प्रश्न करेंगे वो आपके जो बुक है उसमें अभ्यास प्रश्न की संख्या में दे रखे हैं, वही प्रश्न है, ये अभ्यास प्रश्न है सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, अब बात करते हैं, यानी मध्य के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो मैंने करा दिए। अब बात करते हैं इन अभ्यास प्रश्नों की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपको दिख रहा है इसमें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन है, असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन है वो असत्य है।
ठीक है, यानी गलत कथन कौन सा है? यहाँ पर PbO की अभिक्रिया कार्बन के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? Pb या PdD लिख रखा है, यहाँ Pb है, ठीक है ना। Pb प्लस CO2 बन रहा है। तो अब मुझे बताओ शीशा अपचयित हो रहा है क्या? यानी शीशा क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है क्या? ठीक है, यानी ये बात क्या है? सही है, शीशा क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर Pb के साथ क्या थी? ऑक्सीजन थी, और यहाँ पर सिर्फ Pb है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन चली गई, यानी ऑक्सीजन का ह्रास क्या है? अपचयन है, ठीक है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यानी C क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, सही है। यानी पहले कार्बन अकेला था, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया तो उपचयन हुआ, उसका उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ठीक है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ बच्चों, यहाँ पर थोड़ा क्या है मिस्टेक, देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा क्या है घुमा फिरा कर है, क्वेश्चन घुमा फिरा कर है, वो देखो आप, ठीक है। शीशा अपचयित हो रहा है क्या? शीशा Pb, शीशा अपचयित नहीं हो रहा है बच्चों, Pb अपचयित नहीं हो रहा है, PbO अपचयित हो रहा है, ये बात याद रखनी है। PbO से क्या बन रहा है? Pb बन रहा है, तो यानी शीशा अपचयित नहीं हो रहा है, Pb है वो अपचयित नहीं हो रहा है, PbO है वो अपचयित हो रहा है। तो ये जो पहला जो कथन है वो क्या है? गलत है बच्चों, ठीक है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, यानी CO2 क्या हो रही है? CO2 में क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है? वो CO2 में ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं हो रही है, कार्बन में हो रही है वृद्धि, ठीक है। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़कर CO2 बन रही है, यानी कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, CO2 का उपचयन नहीं हो रहा है बच्चों, ये भी कथन क्या है? गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी ये कथन सही है, C। लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यानी अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? Pb में अपचयित हो रहा है, यानी ये दोनों कथन नीचे वाले दोनों सही है और A और B दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी A और B क्या है? पहला आंसर है वो क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। बात यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। यानी आपको दे रखा ना पहले में A और B, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, किताब में नोट करके लिख लेना एकदम शानदार तरीके से। अब अगला क्वेश्चन है दूसरा। तो इस क्वेश्चन में देखो आप मुझे बताओ, प्रश्न क्या दे रखी है? समीकरण दे रखी है, एक अभिक्रिया दे रखी है Fe2O3 की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से कराते हैं तो Al2O3 प्लस Fe बन रहा है। तो ये ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है? तो बताओ मुझे फटाफट। अब आप खुद देखो, इसमें Fe की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से कराते हैं तो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम पहले ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? Fe जुड़ा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर कौन जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ? एल्यूमिनियम जुड़ा हुआ है, और Fe क्या हो रहा है? Fe को किसने हटा दिया? एल्यूमिनियम ने। तो यानी ये अभिक्रिया एक प्रकार की किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया है, यानी विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, ठीक है ना। दिख रही है ना आपको? क्योंकि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका। और ये अभिक्रिया क्या कर रखी है? संतुलित भी कर रखी है, तो ये आपको ये संतुलित लिखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, लोह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर दीजिए, ठीक है। लोहा चूर्ण यानी Fe होता है, इसमें जब अम्ल डालेंगे HCl, तो मैंने आपको बताया था कि अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। लवण क्या बनेगा? FeCl बनेगा, यानी FeCl2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, यानी ऑप्शन इसमें जो पहला ही दे रखा है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लोरीन गैस ये नहीं बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं बनेगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया होगी, झूठ बोल रहा है, ये बेकार का सवाल है, ठीक। आयरन लवण है, जल बनता है, ये भी बिल्कुल ये तीनों की तीनों बातें गलत है। ऑप्शन ए क्या है? राइट है बच्चों, ठीक है। चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा बच्चों, अभ्यास प्रश्न आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो बताओ संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? मैंने आपको बताया था, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो इसका हम आंसर की बात करते हैं बच्चों।
आंसर की बात कर लेते हैं। ये रहा आपका आंसर, ठीक है, आंसर ये रहा आपका। तो इसमें हम आंसर की बात कर लेते हैं। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बाईं ओर LHS, ठीक है, तथा दाईं ओर RHS में बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बाईं ओर तथा दाईं ओर यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या होती है, बराबर होती है। किसकी, परमाणुओं की, तत्वों के परमाणुओं की संख्या यानी LHS और RH दाईं ओर बाईं ओर यानी अभिकारक उत्पाद में दोनों तरफ बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणु की संख्या, अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणु संख्या और उत्पादों में तत्वों के कुल परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही क्या होता है, विनाश होता है। अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान अतः रासायनिक का क्या होता है, बराबर होता है। अतः क्या होती है, रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का क्या होता है, ह्रास नहीं होता है। यानी दोनों तरफ रासायनिक समीकरण में क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। ठीक है, और वही क्या होगी, रासायनिक समीकरण संतुलित होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनता है। ठीक है, यानी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, नाइट्रोजन N2 हाइड्रोजन H2 की अभिक्रिया से क्या बनता है, NH3 अमोनिया बनता है। अब इसको क्या कर दो, संतुलित कर दो। नाइट्रोजन 2 है, इधर कितने 1 है तो यहाँ पर 2 लगा दो। हाइड्रोजन कितनी हो गई, अब 3 दूनी 6 हो गए, इधर कितने 2 है तो यहाँ पर 3 लगा दो। तो पहली अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है आपकी। ठीक है, अगली अभिक्रिया क्या दे रखी है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस का वायु में दहन होने पर यानी ऑक्सीजन में दहन होने पर जल H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनता है। इस अभिक्रिया को संतुलित कर दो। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर भी 2 है, S बराबर है। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2, इधर 2 लग जाएगा, यानी सभी तरफ क्या लग जाएगा, 2 2 लग जाएगा। ठीक है, सभी तरफ 2 2 लग जाएगा। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया आपको दे रखी है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट बनाता है। सारी की सारी अभिक्रिया यहाँ पर दे रखी है बच्चों। ठीक है, इन अभिक्रिया को लिख लेना है। ठीक है, H2N2 से NH3 बन रहा है, 2 2 लग रहे हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 लग रहे हैं। ठीक है, H2S ऑक्सीजन के अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, H2O जल और SO2 बन रहा है। इसको आपको दे रखा है, संतुलित कर दे रखा है, इसको लिख लेना है और आपको ट्राई करना है कि कैसे संतुलित किया है। ठीक है, सारी की सारी अभिक्रिया संतुलित करनी है आपको फिर से। ठीक है ना, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कराते तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट वापस ये अभिक्रिया आ चुकी है। ठीक है, और पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर ये पोटेशियम धातु है के, ये जल के साथ अभिक्रिया कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन गैस H2 बनाती हैं। तो इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पर 2 लगा रखा है, 2 2। ठीक है, यहाँ पर 3 जगह 2 2 लगा रखा है। KOH के आगे 2 लगेगा, H2 के आगे 2 लगेगा, K के आगे 2 लगेगा। ठीक है, अब कैसे लगा है वो आपको क्या करना है बच्चों, वो आपको बताना है कि कैसे लगा है। ठीक है, और मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाओं को चुटकियों में कैसे संतुलित करें, यानी एकदम ऐसी ट्रिक लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। जल्द ही एक क्लास लेकर आऊँगा आधे घंटे की, जिसमें हम चुटकियों में रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे, उड़ा देंगे। ठीक है, तो वो क्लास आपको शेयर करनी है और उसको जरूर देखना है। ठीक है, आप सीख जाओगे संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी समीकरण आपको लिख लेनी है। ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो निम्न रासायनिक समीकरणों को क्या करना है, हमें संतुलित करना है बच्चों। अब कर लेते हैं संतुलित। HNO3 CaOH2 से क्या बढ़ रहा है, CaNO3 2 कोष्टक के बाद 2 है और H2O बन रहा है।
ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, हमें संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ अभिकारक उत्पादों में परमाणुओं की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इधर भी क्या है 1 है, और नाइट्रोजन 1 है, इधर कितने हैं नाइट्रोजन की संख्या, यहाँ पर बच्चों 2 है। ये 2 बार कोष्टक में लग रहा है ना, ये कोष्टक में 2 बार है, ये एन के साथ भी गुणा करेगा और इस ऑक्सीजन के साथ भी गुणा करेगा। ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या है 2 है उत्पाद में, तो यहाँ पर इस एन के आगे तो बीच में नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पर 2 आगे लगाएंगे एच के आगे। तो ये 2 एच के साथ भी जुड़ेंगे, एन के साथ भी जुड़ेंगे और ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ेंगे। ठीक है। तो यानी एच की संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई बच्चों, एच की संख्या हो गई 2 यहाँ पर हो गई और 2 ये रही। ठीक है, 4 हो गई। इधर कितने हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है, 2 और लगा देंगे, 4 हो गई। हाइड्रोजन भी 4, ठीक है, हाइड्रोजन भी 4 हो गई, नाइट्रोजन भी 2 2 बराबर हो गई। ऑक्सीजन कितनी है, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। इधर कितने ऑक्सीजन है, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गई। कैल्शियम 1, इधर भी 1 है। तो यानी बराबर हो चुकी है अभिक्रिया। यानी आपको कहाँ लगाना है, एक तो 2 यहाँ पर लगाना है, HNO3 के आगे 2 लगाना है, और एक H2O के आगे 2 लगाना है। यानी आपकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ठीक है। फिर समीकरण अपन 2 को देखते हैं, NaOH और H2SO4 से क्या बन रहा है, Na2SO4 और H2O बन रहा है। तो इसमें सोडियम की संख्या अभी उत्पाद में 2 है, तो इधर 1 है, तो इधर क्या कर देंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, एक तो 2 आपको यहाँ लगाना है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या आपको 2 तो ये रही, 2 ऑक्सीजन ये रही, 4 ये रही, 6। इधर कितने हैं, 2 और 2, एक 5 हुए, यहाँ पर आपको 2 लगाना है। ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 4 ये हो गई, 6 हो गई, 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 4 ये हो गए, 6 बराबर हो चुके हैं ऑक्सीजन। बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या 2 ये रही और 2 ये रही। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या कहाँ है, 2 तो ये रही और 2 ये रही, 4 हो गई। ठीक है, इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, यानी 4 सॉरी हाँ, यहाँ पर 2 लग जाएंगे, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे 1 है, इधर भी 1 है ऑक्सीजन। ठीक है, बराबर हो चुकी है। तो ये विक्रिया आपको इधर भी 2 2 लग जाएंगे इसमें। NaCl से AgNO3 के विक्रिया आते हैं, तो AgCl NaNO3 बनता है। ठीक है। तो इस अभिक्रिया में क्या है, यह अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों पहले से ही क्या है, संतुलित है। यह अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है, इसको हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है 3 नंबर के साथ। ठीक है। अब बात करते हैं चौथी अभिक्रिया, BaCl2 से H2SO4 बन रहा है, इससे बनेगा BaSO4 और HCl। तो इसमें आपको HCl के आगे 2 लगा देना है। ठीक है, HCl के आगे 2 लगा देना और अभिक्रिया आपकी संतुलित हो जाएगी। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया सारी की सारी संतुलित आपको करनी है। जो यहाँ पर समीकरण में मैंने कराई है वैसी यहाँ पर कर रखी है। देखो BaCl2 से H2O4, यहाँ पर HCl के आगे 2 लगा दिया। इस अभिक्रिया में तीसरी में सी में कोई छेड़खानी नहीं की है, यानी ये पहले से क्या है, संतुलित हैं। ठीक है। दूसरी में NaOH के आगे 2 लगाया है और यहाँ पर H2O के आगे 2 लगाए हैं। ठीक है। और पहली अभिक्रिया में HNO3 के आगे 2 लगाए और H2O के आगे 2 लगाए। ये अभिक्रिया आपकी क्या हो चुकी है बच्चों, संतुलित हो चुकी है। ठीक है, बढ़ते अपन क्वेश्चन 7 की ओर। ठीक है, 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या कह रखा है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यानी इसको क्या करना है, इन अभिक्रियाओं को पहले हमें रासायनिक समीकरण में बदलना होगा और फिर इनको संतुलित करना होगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है, कि अभिक्रिया CO2 के साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जल बनता है। और ये अभिक्रिया क्या है, पहले से ही संतुलित है बच्चों। ठीक है। अगली जिंक Zn की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ कराते हैं, तो क्या बनेगा Zn। ठीक है, Zn और NO3 जिंक नाइट्रेट प्लस Ag सिल्वर बनता है। ठीक है, जिंक नाइट्रेट और Ag सिल्वर बनता है। ये अभिक्रिया भी क्या है, पहले से ही संतुलित है, इसको भी कोई संतुलित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तीसरी अभिक्रिया एल्यूमिनियम Al की अभिक्रिया किससे कराते हैं, कॉपर क्लोराइड CuCl2 से कराते हैं, तो बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। क्या बनेगा बच्चों, AlCl3। ठीक है, AlCl3 बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, Cu बनेगा। ठीक है। तो ये अभी इस अभिक्रिया में क्या करना पड़ेगा हमें, इस अभिक्रिया में यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर सॉरी 3 लगाएंगे, 2 यहाँ पर लगाएंगे,
2 यानी इस पे CuCl2 के आगे 3 लगेंगे और बाकी सभी जगह में 2 लगेंगे। ठीक है, इस अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब बात करते हैं बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड BaCl2 की अभिक्रिया K2SO4 पोटेशियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है, प्लस K2Cl2 बन जाएगा, KCl बन जाएगा बच्चों, K2Cl2 नहीं बनेगा। ठीक है, तो जैसे आंसर देखते हैं, अभी आपको आंसर मैं दिखा देता हूँ। जो मैंने बताया वही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण दे रखे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CO2 से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है। ये अभिक्रिया मैंने आपको क्या बताई थी, पहले से ही संतुलित है। दूसरी जिंक की अभिक्रिया AgNO3 के साथ कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट और Ag बनता है तो यहाँ पर 2 लगेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर Ag के आगे 2 लगेंगे और इस Ag के आगे 2 लगेंगे। ठीक है, इतना करना पड़ेगा। तीसरी विक्रिया में एल्यूमिनियम की विक्रिया कॉपर क्लोराइड से कराते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बनता है, यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 संतुलित करने के लिए। ठीक है, ये विक्रिया आपकी संतुलित हो जाएगी। बेरियम क्लोराइड की विक्रिया पोटेशियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो पोटेशियम क्लोराइड है इसके आगे 2 लगा देंगे और अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ये आपको करना है। अब जो सवाल आपका 8 नंबर का दे रखा है, प्रश्न नंबर 8, ये भी रासायनिक समीकरण संतुलित लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ठीक है, यानी इस बार प्रकार भी पूछा है। समीकरण अभिक्रिया को संतुलित तो करना ही करना है और उसको प्रकार बताइए कि अभिक्रिया कौन सी है। ठीक है, जैसे पहली अभिक्रिया आपको दे रखी है पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया बेरियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनता है। ये एक द्विस्थापन अभिक्रिया बच्चों। ठीक है, जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया से क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यानी ये अभिक्रिया एक क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, और इस अभिक्रिया का समीकरण मैं नीचे दिखाऊंगा आपको सारे के सारे। हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है और सारी की सारी अभिक्रियाओं के समीकरण ये रहे। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया क्या दे रखी है, पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया बेरियम आयोडाइड से कराते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड यानी के साथ क्या जुड़ जाएगा, आई, यानी इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, यानी ये द्विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, मैंने बताया आपको, और आपको क्या करनी है, अभिक्रिया को संतुलित करना है। ठीक है, संतुलित तो आप कर दोगे, आपको आती है करनी, सिखाई है मैंने। ठीक है, और एक अलग से एक वीडियो और बनाकर ट्रिक के साथ आपको समझाने वाला हूँ, शानदार वीडियो लेकर आने वाला हूँ, सारी की सारी अभिक्रिया आप संतुलित कर दोगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 पोटेशियम के आगे 2, यहाँ पर भी 2 लग जाएंगे। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी और एक प्रकार की क्या है, द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया से ZnCO3 की अभिक्रिया से क्या बन रहा है, ZnO प्लस CO2 बन रहा है। ये अभिक्रिया पहले से क्या है, संतुलित है बच्चों, और इसमें क्या है, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है। तो यानी एक प्रकार की क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, एक प्रकार की क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। तीसरी अभिक्रिया क्या दे रखी है, H2 और Cl2 से क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। यानी बच्चों H2 प्लस Cl2 से क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। तो ये क्या है, 2 अभिकारकों से क्या बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है, यानी ये एक संयोजन अभिक्रिया है। इसमें HCl के आगे 2 लगा देंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, क्योंकि H2 यानी H भी 2 है, Cl भी 2 है, तो यहाँ पर दोनों 2 हो जाएंगे। Mg की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो MgCl2 प्लस H2 बनता है। यानी Mg क्या कर देगा, इस H को क्या कर देगा, Cl से अलग कर देगा और खुद है स्वयं जुड़ जाएगा। तो यानी एक विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने पढ़ी थी सारी की सारी, और इसमें HCl का आगे 2 लगा देंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिक्रिया हमने संतुलित कर ली और इनके प्रकार भी पढ़ लिए। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 9 की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए शानदार आपको कराया है मैंने, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। ठीक है, अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, जिसमें ऊष्मा का क्या हो, निर्माण हो, उत्पन्न हो, उत्सर्जन हो, वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अभिक्रिया परिभाषा देखते हैं ऊष्माक्षेपी की, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्सर्जन को, ठीक है, उत्सर्जन का जो संकेत है वो ये डेल्टा आपको दिख रहा है, ये जैसा होता है, ठीक है ना, डेल्टा, ये ऊष्मा उत्सर्जन का संकेत है, द्वारा उत्पाद की ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन की अभिक्रिया, यानी कार्बन का जब दहन करते हैं तो क्या निकलती है, CO2 के साथ ऊष्मा यानी ऊर्जा भी क्या है बच्चों, निकलती है, ठीक है। जैसे अपन ने ये रहा, ये क्या है, जब कोयला का क्या किया, अपन ने दहन कराया बच्चों, क्या कराया, दहन कराया कोयले का, तो क्या निकली, ये आपको कोयला दिख रहा है ना, इस कोयले का क्या किया, दहन किया तो CO2 यानी ये धुआं आपको दिख रहा है, ये CO2 गैस है, ठीक है। और इसमें क्या निकलेगी, साथ में ऊष्मा भी निकलेगी, ऊर्जा, हमें गर्मी लगती है ना, ऊष्मा लगती है ना, गर्मी, जैसे हम धुएं के पास जाते हैं हमें ऊष्मा लगती है, गर्मी लगती है, तो वो ऊष्मा ऊर्जा है, ठीक है। तो यानी कार्बन को जब जलाते हैं तो CO2 के साथ क्या निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। तो यानी कार्बन का दहन क्या है, दहन यानी कार्बन का दहन क्या है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी अभिक्रिया में ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट्स, यहाँ पर CO, ये इसका सूत्र ये गलत लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है, CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र, जो आपको यहाँ पर लिख रहा है ना, ये राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है, इसको यहाँ पर 3 लगा लेना, ठीक है। CaCO3 का अपघटन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है, ठीक। अभिक्रिया इस प्रकार है, ठीक है, जैसे ये रही आपकी अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या है, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या नाम है, चूना पत्थर, खड़िया पत्थर, संगमरमर, ये इसके कैल्शियम कार्बोनेट के नाम है। अब ये क्या है, ऊष्मा का प्रतीक है, यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं, ठीक है, यानी गर्मी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो ये किस में टूट जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, यानी बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, ठीक है ना, बिना बुझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, ठीक है। जैसे मैं अब आपको चित्र में दिखाने वाला हूँ, ये रहा चित्र। अब ये क्या है बच्चों, ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, संगमरमर। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट के ये हैं टुकड़े, जब इसको क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, यानी ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा अवशोषित कर क्या निकालेगा, CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड में क्या कर देगा, कैल्शियम कार्बोनेट को 2 भागों में तोड़ देगा, ठीक है, CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड में। तो ये किसका उदाहरण है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चों। आगे बात समझ में, तो मेरे हिसाब से अभिक्रिया आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, ठीक है, तो ये CO2 और CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, में टूट जाता है। तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने पेश कर दिया है मैंने, ठीक है। जांच कीजिए इसकी कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए, यानी श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। मैंने बताया था ऊष्माक्षेपी के उदाहरण में कि श्वसन भी क्या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, निर्माण होता है। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया 2 कारणों से कहा जा सकता है। पहला कारण, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर CO2 और जल बनाता है, यहाँ पर CO2 है बच्चों, और जल बनाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी ऊर्जा भी निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया इस प्रकार है, देखो ये अभिक्रिया आपको दे रखी है, ये रही अभिक्रिया, यानी C6H12O6, ये किसका सूत्र है बच्चों, ये है ग्लूकोज का, ठीक है। जब हम भोजन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित होती है, और इस ग्लूकोज में जो हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को क्या कर देती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल में क्या कर देती है बच्चों, इसको तोड़ देती है, और साथ में ऊष्मा भी हमें मिलती है, ऊष्मा भी, ऊर्जा भी निकलती है। तो ये श्वसन क्या है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है,
तो बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा। तो 2 कारण आपको याद रखना है, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर CO2 और जल बनाता है और इस अभिक्रिया में ऊर्जा भी निकलती है। इन कारणों से श्वसन क्या एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के उदाहरण, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। देखो, वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है। ठीक है, कोई अभिकारक है वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको एक उदाहरण के लिए FeSO4 को क्या किया हमने, ऊष्मा दी, तो ये Fe2O3 और SO2 और SO3 यानी फेरस सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड में क्या हो जाता है, 3 भागों में टूट गया, 3 उत्पाद बना लिए इसने। यानी एक ने क्या बना लिया, 3 उत्पाद बना लिया। इसको संतुलित किया ना, तो इनको 2 लगा देंगे, FeSO4 के आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये तो क्या है वियोजन अभिक्रिया की। यानी वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक है वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, विघटित हो जाता है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व यौगिक संयुक्त होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे H2 और ऑक्सीजन के संयोग से किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। जैसे H2 ऑक्सीजन से क्या बना, H2O बना। ये अभिक्रिया 2 यहाँ पर लगा देंगे, 2 यहाँ पर लगा देंगे, अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। ठीक है, तो अर्थात 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद H2O बनाते हैं। तो यानी ये अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है। वियोजन में एक अभिकारक क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन में 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। तो यानी एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। ठीक है, इसलिए इनको विपरीत कहा जाता है। आगे बात समझ में। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 12 आपको दे रखा है बच्चों कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये मैंने अभिक्रिया के तीनों के उदाहरण लिखाए थे, ऊष्मा अपघटन वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो वो उदाहरण लिखने, ऊष्मा के द्वारा वियोजन। ठीक है, पीबी नाइट्रेट है ना, लेड नाइट्रेट, PbNO3, लेड नाइट्रेट को जब हम क्या करते हैं, तापमान देते हैं, ठीक है, यानी ऊष्मा देते हैं, तो ये PbONO2 और O2 में क्या हो जाती है, वियोजित हो जाती है। ठीक है, तो ये उसमें वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया को आप देख लो और इसको संतुलित करना। आपको कैसे याद रखना है, PbNO3 को PbONO2 और O2। ठीक है, ये इसमें टूट जाती है। और ऊष्मा का अगर ये आप एग्जाम्पल याद नहीं रखो, ये आपको हार्ड लगता है, तो मैंने आपको कौन सा बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को क्या करोगे, जब आप ऊष्मा दोगे तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। ये उसमें वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और इसमें अभिक्रिया क्या है, संतुलित है, संतुलित भी नहीं करनी पड़ती है। तो ये उदाहरण भी आप दे सकते हो। ठीक है, वो याद रखना, मैंने अभी कराया है। ठीक है, वो आसान है। ठीक है, और दूसरी अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा वियोजन, यानी HGBR की अभिक्रिया मैंने कराई थी। जब HGBR है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस में टूट जाता है, Hg+Br2 में टूट जाता है। ठीक है, और इन अभिक्रियाओं का उपयोग किस में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, और विद्युत द्वारा वियोजन, जल का हमने क्या एक चित्र भी देखा था पीछे, जब जल का क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, तो ये जल है वो H2 और O2 में टूट जाता है। एनोड पर H2 गैस बनती है और कैथोड पर O2 गैस बनती है। ठीक है, जैसे इनको मैं चित्र से आपको समझाता हूँ। ये रहा इनका डायग्राम। ठीक है, पर इसको समझा देता हूँ आपको। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट, यानी प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन अभिक्रिया। जैसे ये HGBR दे रखा आपको, ये सूर्य का प्रकाश आपको दे रखा है, इसमें Ag और Br2 में टूट जाता है। AgCl दे रखा है, ये भी Ag और Cl2 में टूट जाता है। और इन दोनों अभिक्रियाओं का, ठीक है, इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग बच्चों, इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग है वो फोटोग्राफी में किया जाता है। ये फोटो खींच रहा है ना एक आदमी, तो यानी इससे याद रखना, आप फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ही आपको याद रखना है। HGBR और HgCl2
दोनों AgBr2 और AgCl2 में टूट जाते हैं और इन दोनों अभिक्रिया का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है। और अगली अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी, पीछे भी ये डायग्राम बताया था कि जल का विद्युत अपघटन, यानी जब जल का क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत देते हैं, जल में विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो जल है वो दो भागों में टूट जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ठीक है। जो हाइड्रोजन है वो तो कैथोड पर बनती है, ऑक्सीजन है वो एनोड पर बनती है। ये बात आपको बस इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है। ये आपका क्या हुआ, सवाल कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 का है वो देखो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको दे रखा है कि क्या दे रखा बच्चों, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया की मैंने आपको परिभाषा ही बताई है, समीकरण भी बताए हैं, और फिर से अब एक बार फिर से देख लो। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, यानी विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कम क्रियाशील तत्वों को जब अधिक क्रियाशील तत्व है क्या कर देगा, हटा देगा। तो मैंने पहलवान का उदाहरण दिया था कि ज़्यादा जो ताकतवर पहलवान है वो कम ताकतवर पहलवान को क्या कर देगा, मैदान से बाहर उठाकर फेंक देगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा उसका। तो ये विस्थापन अभिक्रिया ये आपका क्या रहा, उदाहरण रहा। जैसे जिंक की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये जिंक क्या है, क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। ठीक है। और ये कॉपर क्या है, ये कॉपर कम क्रियाशील है। तो ये कम अधिक क्रियाशील इस कॉपर को क्या कर देगा, कम क्रियाशील को कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा, और जिंक खुद कॉपर इस क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा। तो जिंक क्लोराइड और कॉपर हट गए यहाँ से। तो ये अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, और ये अभिक्रिया क्या है, पहले से ही संतुलित है। यहाँ जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जो कॉपर क्लोराइड CuCl2 से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो अब बस आपको ये याद रखनी है। ठीक है। अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे Ab+CD से क्या बना, AB के साथ C चला गया, AC बन गया, B के साथ D चला गया, BD बन गया। जैसे NaOH और HCl से क्या बना, NaCl+H2O। अब इसमें क्या है, Na के साथ क्या चला गया, Cl, और H के साथ OH, तो NaCl और H2O बन गया। और ये अभिक्रिया क्या है, पहले से आपकी संतुलित है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। अब कैसे गया वो देखो, आयन देख लेते हैं। सोडियम की संयोजकता प्लस में होती है, OH के माइनस में, H के प्लस में, ठीक है, संयोजकता, और Cl के माइनस में होती है। तो इसका प्लस H वो इसके माइनस के साथ OH के साथ जाएगा, और Na+Cl- के साथ अभिक्रिया कर NaCl और H2O बना लेगा। और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या है बच्चों, उदाहरण है। चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बच्चों 14 का क्वेश्चन है। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो इसमें क्या पूछा है, इस प्रश्न में आपको सिल्वर नाइट्रेट है उसकी अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ यानी द्वारा विस्थापन होता है, तो यानी AgNO3 की अभिक्रिया कॉपर के साथ कराते हैं। बस यही समीकरण लिखनी है कि जब कॉपर की अभिक्रिया AgNO3 के साथ कराते हैं तो Ag को क्या कर देता है, कॉपर हटा देता है, और खुद जाकर NO3 के साथ जुड़ जाता है, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और Ag अलग हो जाता है इसमें। ठीक है। यहाँ पर 2 लगाना है Ag के आगे, इधर भी Ag के आगे 2 लगाना है, और अभिक्रिया क्या हो जाएगी आपकी, संतुलित हो जाएगी। यानी एक प्रकार की क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। किसका उदाहरण है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया को मैंने आपको भली बात से समझाया है। ठीक है। यानी एक तत्व दूसरे तत्व Ag को क्या कर देता है, NO3 से हटा देता है, और स्वयं जाकर आप खुद जुड़ गया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया Ag यहाँ पर हट गया। ठीक है। और अभिक्रिया को आपको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है। आगे बात समझ में। कॉपर है, देखो अब कॉपर की अभिक्रिया NO3 के साथ कराते हैं तो कॉपर की संयोजकता होती है 2 NO3 के साथ जुड़ेगी तो NO3 के साथ जुड़ेगी, तो कोष्टक में के बाहर 2 लगेंगे तो NO3 2 लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण मैंने लास्ट में आपको कराया था कल, लास्ट अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया थी, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया
कहलाती है। यानी अविलीय लवण जो किसी में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है, वो है अविलीय लवण। अविलीय लवण को क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है, अवक्षेप बोलते हैं और ऐसी विक्रियाओं को अवक्षेपण विक्रिया कहते हैं। जैसे HgNO3 की विक्रिया NaCl के साथ कराते हैं तो बच्चों क्या बनता है? HgCl और NaNO3 बनता है। HgCl और NaNO3 बनता है। अब कैसे बनता है वो देखो, अभिक्रिया को थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको मैं। HgNO3 है, Hg की संयोजकता प्लस में, NO3 के माइनस में, Na के प्लस में, Cl के माइनस में। Hg प्लस है वो किसके साथ जाएगा? Cl माइनस के साथ। Na प्लस वो NO3 के माइनस के साथ जाएगा तो क्या बनेगा? Hg के साथ Cl जुड़ जाएगा तो HgCl बन जाएगा। Na के साथ NO3 जुड़ जाएगा तो NaNO3 बन जाएगा। सबकी संयोजकता क्या होती है? एक एक होती है तो एक एक कैंसिल हो जाएगी, सीधा का सीधा HgCl NaNO3 बन जाएगा। और ये विक्रिया क्या है? पहले से ही संतुलित है। ठीक है, और इसका नाम देख लो, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड की विक्रिया। तो सिल्वर नाइट्रेट है ना, इसकी विक्रिया सोडियम क्लोराइड से कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभिक्रिया। ये आपको चित्र दिख रहा है। इस चित्र में देखो सोडियम क्लोराइड का विलयन, ये क्या है? इसमें सोडियम क्लोराइड का विलयन है। ठीक है, इसमें क्या है? ये क्या है? सिल्वर HgNO3 का विलयन है। ये सोडियम क्लोराइड का विलयन है। इसमें ग्लास में पहले से HgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। ठीक है, अब इनकी आपस में दोनों विलयन को मिलाते हैं तो नीचे आपको दिख रहा है दानेदार दानेदार। ठीक है, ये है सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है। सिल्वर क्लोराइड का क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। इसी ऐसी विक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमें कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के दो दो उदाहरण भी लिखिए। यानी उपचयन अभिक्रिया लिखनी और अपचयन अभिक्रिया लिखनी। किसके आधार पर? ऑक्सीजन के योग। जब ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। जब ये ऑक्सीजन जुड़ती है तो वह उपचयन अभिक्रिया होती है। जब ऑक्सीजन क्या होती है? निकलती है, माइनस होती है, घटती है, तो वह अपचयन अभिक्रिया होती है। तो इसी ऑक्सीजन के आधार पर हम क्या करते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया को समझते हैं। ठीक है, उपचयन ऑक्सीकरण। ठीक, उपचयन कोई ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं, Cu+O2 से क्या बनेगा? बताया आपको, CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की संयोजकता दो दो होती है, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, फिर उसी प्रकार Mg की अभिक्रिया O के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? MgO बनेगा। ठीक है, दो यहाँ पर लग जाएगा, दोनों की संयोजकता दो दो होती है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार ये अभिक्रिया क्या हो गई? उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण हो गए। ये दोनों उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अपचयन की। रिडक्शन अभिक्रिया कौन सी होती है? यानी ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। मैंने आपको बताया था। जैसे ये अभिक्रिया आपको थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ, ये रही, ये मैंने आपको बताई भी है। ये बीच में क्या आ गया भैया? रुक जा तू। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जल इस H2 के साथ कराते हैं तो कॉपर और H2O बनता है। इसमें क्या होता है? कॉपर से क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है। तो यानी कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रही है कॉपर ऑक्साइड से। ठीक है ना, क्योंकि कॉपर बन रहा है। और जबकि हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो ये क्या है? अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों क्या है? कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ठीक है, तो आपको
वैसे ही क्वेश्चन जो हमने पहले किया था एक, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। इसमें क्या करना है हमें, एक क्या होता है, चमकदार तत्व एक्स क्या है, कॉपर है, धातु कॉपर है। जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह उपचयित होकर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड यानी CuO बनाती है। इस अभिक्रिया इस प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का क्या नाम है, एक्स का नाम है कॉपर, ठीक है। इस कॉपर को क्या करते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तापन देते हैं, तो क्या बनेगा, आपको पता है, मैंने बताया था कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने से CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अभिक्रिया को संतुलित कर दीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पर 2 लग जाएंगे, ठीक है, इधर भी 2 लग जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है बच्चों, ये काला रंग का होता है, ये कॉपर ऑक्साइड काला रंग का होता है। ये अभिक्रिया में पूछा है, ठीक है, यही अभिक्रिया में पूछा है। जैसे देख लो ऊपर एक भूरे रंग का एक्स, पहले क्या था भूरे रंग का, ठीक है ना। चमकदार तत्व एक्स यानी Cu को वायु की उपस्थिति यानी O2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, डेल्टा से गर्म करते हैं, तो वह काले रंग का हो जाता है, यानी CuO बनता है, कॉपर ऑक्साइड ये काले रंग का होता है। इस तत्व एक्स, उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। इस तत्व एक्स का तो नाम है, इस एक्स का नाम है कॉपर, और इस काले रंग का नाम है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो भाई लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं बताओ, आपको पता है, कल ही बताया था, संक्षारण, बहुत एग्जाम्पल दिए थे मैंने संक्षारण के, ठीक है ना। आपको गाड़ी गुड़ी सब कुछ कबाड़, सारा कबाड़ दिखा दिया था मैंने कल, ठीक है ना, दिखाया था कि नहीं दिखाया था, ठीक है। अब लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। अतः पेंट करने पर लोहे की वस्तु की सतह हवा या नमी आर्द्रता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती है, जिसके कारण संक्षारण यानी जंग लगना नहीं हो पाता है। इस तरह लोहे पर पेंट करने पर लोहा है वो क्षतिग्रस्त नहीं होता है। तो बात आ गई समझ में, लोहे पर पेंट हम क्यों करते हैं, संक्षारण से यानी जंग से बचाने के लिए हम लोहे पर पेंट करते हैं। अब संक्षारण से कैसे बचता है, जब लोहे पर पेंट करते हैं तो लोहे की सतह हवा या नमी आर्द्रता के प्रत्येक संपर्क में नहीं रहती है, जिसके कारण है वो संक्षारित, आसानी से संक्षारित नहीं हो पाती है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो यानी मैंने आपको बताया था चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि ये क्या होती है, प्रतिऑक्सीकारक होती है, यानी ये है पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं करती है, यानी पदार्थों को आसानी से खराब नहीं होने देती हैं, ठीक है। जैसे उत्तर की बात करते हैं, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है, और नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित यानी ऑक्सीकृत होने से बचाता है, यानी पदार्थों को ऑक्सीकृत यानी उनकी गंध और स्वाद नहीं बिगड़ने देती है। कौन, नाइट्रोजन गैस, यानी प्रतिऑक्सीकारक है, यानी पदार्थों को ऑक्सीकरण नहीं होने देती है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता नहीं हो पाती है। इस तरह वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं होते हैं, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है बच्चों, समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण को समझाना है, विकृत गंधिता को समझाना है, तो भाई समझा देते हैं इसको, आपको बताया हुआ है सब कुछ, वही बातें आपको बार बार में रिपीट हो रही है, ठीक है। संक्षारण, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसे जंग लगना कहते हैं। उदाहरण की बात करें, सिल्वर धातु, चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत, कॉपर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ना किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। तथा लोहे के ऊपर लालिमायुक्त भूरे रंग की परत, ठीक है, चढ़ना
क्या है, संक्षारण के उदाहरण हैं। तो बच्चों चांदी पर काली रंग की परत, ठीक है, और कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, और लोहे पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है, जो किसके उदाहरण हैं, संक्षारण के उदाहरण हैं। आगे बात समझ में, संक्षारण के और उदाहरण मैंने बताए थे। ये देखो कबाड़, कारों के ढांचे आपको दिख रहे हैं ना, कारों के ढांचे, लोहे पर जंग लगना, यही है कारों के। देखो कार देखो के जोर की, के सुणी है, के सुंदर है ना। इसी कार में बैठे रहोगे थे, कदे बैठियो, जोर की हवा लागे भागो, वो जोर की आ गाड़ी। हाँ, अब बात करते हैं विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित यानी ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। यानी तेल एवं वसायुक्त जो खाने के पदार्थ होते हैं वो हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसके संपर्क में आने से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी ऑक्सीजन उनके साथ अभिक्रिया कर जुड़ जाती है, उनको उपचयित या ऑक्सीकृत कर देती है, ठीक है, जो क्या हो जाते हैं फिर विकृत गंधी हो जाते हैं, जिसके कारण इनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने के उपाय, तो दो तरीके से हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। पहला, नाइट्रोजन प्रतियोक्सीकारक मिलाकर, यानी नाइट्रोजन प्रतियोक्सीकारक मिलाकर या नाइट्रोजन गैस मिलाकर, और वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर। वायुरोधी यानी जो खाद्य पदार्थ उनको एकदम ढक्कन युक्त बर्तनों में रखना चाहिए, ठीक है ना, डब्बों में ढक्कन लगा कर रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। चिप्स की थैली लंबे समय बाद उपचित होकर विकृत गंधी हो जाती है, और मक्खन को कमरे के ताप पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। मक्खन है ना, जो दही वगैरह वो खट्टा हो जाता है तथा इससे खराब गंध आने लगती है क्योंकि यह उपचयित हो जाती है, ठीक है। ये रही आपकी चिप्स की थैलियाँ, ठीक है, ये आपने चिप्स खाई होगी, ठीक है। अब ये चिप्स आपको फुली हुई थैलियाँ जो दिख रही है, इनमें कौन सी गैस होती है बच्चों, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और ये नाइट्रोजन गैस है वो इन चिप्स जो अंदर आलू के जो चिप्स होते हैं उनको आसानी से विकृत नहीं होने देती है, ठीक है, ठीक है। तो यानी जो नाइट्रोजन है वो प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करती है। तो ये बच्चों आज है वो आपके जो पाठ मैंने कल कराया था उसके सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो हल हो चुके हैं, और आपको ये क्लास पहला पाठ कैसा लगा और उसके सारे के सारे प्रश्न है वो आपको एक बार यहाँ पर लिख लेना है, और जो रासायनिक अभिक्रिया है वो आपको संतुलित करनी है सारी की सारी, ठीक है। और मैं इसकी एक ट्रिक लेकर आने वाला हूँ वो आपको देखनी है, ठीक है। तो भाई क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे के सारे विज्ञान आपकी साइंस है वो यहाँ पर इस चैनल पर मैं कराने वाला हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।